फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सिलेबस है तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने टीएस इलियट की निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो इन्हीं के द्वारा जो है परंपरा की अवधारणा सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया है। और आज हम बात करेंगे कि परंपरा की अवधारणा का सिद्धांत इनका क्या है, क्या कहना चाहते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। तो टीएस इलियट के बारे में अगर बात करें तो इनका जो निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत था, जहाँ पे इन्होंने कहा कि कवि की कवि धर्मिता जो होती है वो एक तरीके से कह सकते हैं इम्पर्सनल, निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। वो कोई भी चीज़ उसी से सीमित नहीं रहता है, वो एक तरीके से सामान्यीकरण हो जाता है चीज़ों को, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हम इलियट की परंपरा सिद्धांत की बात करें तो आलोचना के संदर्भ में, क्योंकि देखिए समीक्षा जगत में क्रांति लाने का काम इलियट ने किया था, तो आलोचना के संदर्भ में इलियट ने 1918 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेडिशन बोले तो इसका अर्थ जो हो गया परंपरा। तो आलोचना के संदर्भ में इलियट ने 1918 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध लेख थी इनकी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत दिया था। और ये लेख जो था द सेक्रेड वुड 1920 रचना में संकलित है। तो मतलब इन्होंने 1918 में इनका प्रसिद्ध लेख था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें इन्होंने परिकल्पना की और ये लेख द सेक्रेड वुड 1920 रचना में संकलित है। इस लेख के 3 भाग हैं। पहले भाग में परंपरा की व्याख्या है, दूसरे में ईमानदार आलोचना है, तीसरे में संवेदनशील प्रशंसा का वर्णन है। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो है 3 भागों में इस चीज़ को विभक्त कर दिया है। अब परंपरा की परिभाषा देखिए, परंपरा है क्या। तो इलियट ने इस चीज़ को कहा है कि परंपरा एक बृहत्तर प्रयोग की वस्तु है। परंपरा क्या है? बृहत्तर प्रयोग की वस्तु है। इसमें सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होता है। तो एक चीज़ पे ध्यान इनका गया है, इतिहास बोध पे। जो भी हमारी परंपराएं हैं वो परंपराओं के केंद्र में क्या है? इतिहास बोध है। तो परंपरा एक बृहत्तर प्रयोग की वस्तु, इसमें सबसे पहले इतिहास बोध शामिल है। इतिहास में एक दृष्टि निहित होती है। ऐसा ही तो होता है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, या इतिहास हमारे जीवन में क्या चीज़ें देता है। इतिहास ऐसा ही कुछ रचना या ऐसा ही कुछ अतीत में घटना घटित हुआ था। इतिहास हमें एक विजन देता है, एक दृष्टि देता है कि आगे ऐसा पिछले समय में हो चुका, आप इन चीज़ों से बचें। तो इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। तो यहाँ पे परंपरा एक बृहत्तर प्रयोग की वस्तु है। इसमें सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होता है। इतिहास में एक दृष्टि होती है जिसके माध्यम से वर्तमान को सुखद बनाया जा सकता है। इलियट ऐसा मानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास हमारे लिए। श्यामाचरण दुबे ने कहा है परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान तक निरंतरता बनी रहती है। तो वो चीज़ें हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि परंपरा एग्जैक्ट है क्या। परंपरा जो इलियट ने परंपरा सिद्धांत को अपनाया वो हमें एक नवीन दृष्टि के बजाय वो जो हो चुका है उसके बारे में आगे के लिए एक रास्ता तैयार करती है। तो परंपरा की उपयोगिता देखें तो उपयोगिता है कि परंपराओं से इतिहास बोध होता है और परंपरा से ही अतीत की सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा को हम समझ सकते हैं। परंपरा हमारे हृदय में जाति, समाज, देश, साहित्य के प्रति लगाव की भावना को भी उत्पन्न करता है। तो इलियट के बारे में बात करें तो उनकी परंपरा विषयक मान्यताएं क्या है कि कोई भी रचनाकार या कलाकार अपनी परंपरा से अलग हटकर पूरी तरह अलग होकर रचना नहीं कर सकता। तो देखिए परंपरा से इलियट का मतलब क्या है कि जो हमारी स्वाभाविक कार्य, रीति रिवाज हैं, वो चीज़ें एक स्थान में रहने वाले समुदाय के व्यक्तियों के रक्त जो संबंध है उसको व्यक्त करते हैं। इलियट इतिहास बोध को मानते हैं। लेकिन एक चीज़ है इलियट में, उन्होंने ये नहीं कहा कि इतिहास को आप फॉलो करो तो अंधानुकरण करो, नहीं। उन्होंने जो भी प्राचीन रूढ़ी है तो उन्होंने क्या किया, इलियट परंपरा का महत्वपूर्ण तत्व इतिहास बोध को तो मानते हैं। परंपरा से उनका मतलब ना तो अंधानुकरण से और ना ही प्राचीन रूढ़ियों के मुक्त आंदोलन से। वे परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान का अर्जन है ना, जो कि हमें कुछ ना कुछ सहायक हो आगे बढ़ने में, उसको लेने की बात करते हैं। इलियट के अनुसार परंपरा प्राचीन काल के साहित्य धारणाओं का सम्यक बोध है और ये हमें गतिशीलता प्रदान करता, आगे की चीजें बताता है। और इलियट का ये भी मानना है कि संस्कृति जो हमारी होती, कल्चर, वो धर्म से अलग है। यदि वह धर्म द्वारा कंट्रोल होती, यदि हमारा कल्चर अगर धर्म से कंट्रोल होता तो कल्चर के निर्माण में कला और साहित्य का योग वे स्वीकारते तथा यह भी मानते कि कलाकार को सांस्कृतिक परंपरा का पूरा बोध होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो इलियट का मानना है संस्कृति जो है, हमारी कल्चर जो है, वो हमारी रिलीजियस जो भी मैटर है उससे अलग है। इलियट के अनुसार परंपरा का संबंध संस्कृति से होता है
परंपरा का जो संबंध है वो, हमारी जो परंपराएं हैं वो हमारी कल्चर से जुड़ी होती है, और संस्कृति में हमारी कल्चर में किसी जाति या समुदाय के जीवन, कला, दर्शन, साहित्य आदि के उत्कृष्ट अंश निहित होते हैं। मतलब आप कहें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हमने कहा हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो कल्चर रहा होगा वहाँ में आपने सारी चीज़ों को देखना है कि उन लोगों का जीवन कैसा रहा, वहाँ पे पेंटिंग वगैरह कैसे होता था, उनका दर्शन क्या था, तो वो सारी चीज़ें मिलके होती है। तो परंपरा का संबंध संस्कृति से होता है, उसके अंश उसमें होते हैं, तो एक प्रकार से वो निरंतरता देता है कि आगे हमें कैसे करना है। तो वस्तुतः इस प्रकार अतीत के आलोक में ही वर्तमान के स्वरूप का सम्यक अध्ययन हम कर सकते हैं। अच्छा, परंपरा का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? परंपरा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें ये पता चल जाता है कि मौलिकता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई किए और नंबर कम लाए, तो आपको ये पहले के प्रीवियस अनुभव से ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है जो ज़्यादा पाना है। तो परंपरा का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो आपकी परंपरा जो है आपको बताए हैं मूल्य, उसमें क्या कमी रहेगी, क्या अच्छी चीज़ें थी, वो आपको आगे का विजन दे देता है, रास्ता दे देता है, और आपको पता चलता है आगे क्या करना है। परंपरावादी होने का ये मतलब है कि कला तथा साहित्य की पूर्ववर्ती धाराओं से अवगत होकर कला एवं साहित्य की रचना करना। परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़कर ज्ञान का विस्तार करती है। तो यहाँ पे हम देखें कि कोई भी रचनाकार अलग होकर कुछ नहीं करता। किसी कलाकृति या कृतिकार का मूल्यांकन केवल रचनाकार या कृति के स्तर पर नहीं किया जा सकता, परंपरा का सहारा लेना ही पड़ता है। परंपरा मूल्यांकन में तुलनात्मक दृष्टिकोण भी देती है कि तब ऐसे था, आज ऐसे है। तो एक तुलनात्मक जो हम दृष्टिकोण पाते हैं वो कैसे परंपरा से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक युग का साहित्य परंपराओं से प्रभावित रहता है, चाहे वो साहित्य कभी का हो, हर एक साहित्य युग का साहित्य परंपरा से प्रभावित रहता है। परंपरा जो होता है वो रचनाकार की सोच को प्रभावित एवं विकसित करता है। रचनाकार की सोच, कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, परंतु उसे परंपरा के भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। आलोचना परंपरा को जाने बिना असंभव है, तो आप आलोचना को कैसे जाने। कलाकार अपनी प्रतिभा से परंपरा को प्रभावित कर नया रूप देने में सक्षम है। तो परंपरा सिद्धांत का महत्व क्या है? तुलनात्मक दृष्टिकोण आपको दे देगा। भाई कल्पना को जानने के बाद आपको तुलना करने आ जाएगा। अतीत बोध, सांस्कृतिक बोध, परंपरा की उपयोगिता या अनुपयोगिता पर प्रकाश भी पड़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप परंपरा से समझ लेते हैं। बाकी टी.एस. इलियट का जो दो सिद्धांत हो गया जो हमारे सिलेबस में है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत था और एक सिद्धांत था परंपरा की अवधारणा का सिद्धांत। तीसरा इनका वस्तुनिष्ठ सह संबंध समीकरण का सिद्धांत है। तो ये जो है इसमें इन्होंने कहा इलियट की मान्यता की भाव संप्रेषण, भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए वस्तुनिष्ठ सह संबंध ऑब्जेक्टिव को रिलेशन आवश्यक है, वो चीज़ें जरूरी हैं। तो इलियट की मान्यता की भाव संप्रेषण के लिए वस्तुनिष्ठ सह संबंध ऑब्जेक्टिव को रिलेशन जरूरी है। सरल शब्द में कहें तो इलियट की इस वस्तुनिष्ठ समीकरण को विभाव विधान भी कहते हैं। विभावों का चयन इस रूप में किया गया है कि सहृदय सामाजिक के चित्त में नाटककार के मानस भाव जागृत हो जाए। यानी आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल वस्तुनिष्ठ साथ संबंध में कि हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी है जब वो साथ में जुड़ती है तो हमारे अमूर्त भाव, संवेग, विचार, अनुभूतियों को संप्रेषित करने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ घटनाओं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए जो कि पाठक या श्रोता समझ पाए। तो कभी अपने भावों को जो एक रूप देता है, मूर्तिकरण करता है, उसके प्रति सजग एवं सक्षम होना। तो जो संप्रेषीयता होती है, संप्रेषण की बात होती है, वही सहसंबंध है। तो कभी अपनी संवेदना और अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए मूर्त विधान से काम लेकर अमूर्त को मूर्त कर देता, परिणामतः इन प्रतीकों से ठीक वही भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि हम अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाएं। तो वस्तुनिष्ठ सहसंबंध यही है, यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन हमारा कैसे होना चाहिए। तो हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने दोनों बहुत अच्छे से करा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। और ये है कि काव्य शास्त्र को धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे। यूनिट 3 आपका काव्य शास्त्र यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आप देखेंगे। और भी बहुत सारे जो भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सब में भी साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र के पॉइंट्स आते हैं। इवन एमए के अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह का एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली ये यूजफुल रहा होगा सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सभी। और आपको हिंदी और प्राइड से जुड़ना है क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।